नमस्कार, मैं हूँ शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम। नाम अब तक याद होगा आपको, शशि रंजन के तीखे सवाल। अब मैंने जानबूझ के ही रख दिया है तीखे सवाल, ताकि जो मेहमान आते हैं उनको भ्रम ही ना रहे कि मैं आम, केला, अमरूद, अंगूर की बात करूंगा। मेरे पास वही करेले का जूस है, नीम के पत्ते हैं। बहरहाल, आज जो तीखे सवालों का सामना करेंगे वो खास हैं कई मायनों में। अब राज्यसभा में हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। तो कुल मिलाकर के हरियाणा की राजनीति और खास कर करके बीजेपी में जो कुछ हो रहा है, उनसे बेहतर शायद उन मसलों को समझने और समझाने के लिए कोई दूसरे मेहमान नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी की तरफ से हरियाणा से, सुभाष बराला साहब। बहुत बहुत स्वागत है बराला साहब आपका। नमस्कार, धन्यवाद शशि रंजन जी, आपका और आपकी पूरी टीम का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली और हरियाणा दोनों जगह 11 साल लगभग हो गए बीजेपी को सरकार में आए हुए। अब जी, 11 तो बड़ा शुभ भी है हिंदू धर्म में। तो हमने कहा कि सिरसा लोकसभा में भी कई कार्यक्रम हो गए, है ना। संकल्प जी। से सिद्धि कार्यक्रम आपका चल रहा है, सिरसा में कार्यक्रम फतेहाबाद में भी हुआ। अब विपक्ष के कई लोग ये कहते हैं कि ठीक है, पॉलिटिकली पार्टी के तौर पे तो आप कई कार्यक्रम कर रहे हैं, करना भी चाहिए, लेकिन इन 11 वर्षों में हरियाणा के हिसाब से क्या अचीव कर लिया? देखिए शशि रंजन जी, ये जो मैं बताऊँगा, मेरे से जी। ज़्यादा आज के दिन हरियाणा की जनता इस बात को महसूस कर रही है। अब हम्म। जैसे आपने 11 साल की बात की कि 11 साल में कितने बड़े काम हुए। मुझे याद है, जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री देश के बने 2014 में, हम्म। उस समय पे मैं प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री था। हम्म। पहला कार्यक्रम नरेंद्र मोदी जी का हरियाणा प्रदेश के अंदर आया था। और आपको भी ध्यान होगा क्योंकि आप भी लगातार बहुत लंबे समय से हरियाणा को कवर करते आ रहे हैं, हरियाणा की पूरी नब्ज़ आपके ध्यान में है, कहाँ क्या हुआ ये आपके ध्यान में है। तो हम्म। मैं आपको वो कार्यक्रम ध्यान कराना चाहता हूँ, जब कांग्रेस की सरकार हरियाणा प्रदेश में थी, कैथल के अंदर हम्म। एक एक्सप्रेस वे का यानी कि 4 लेन का, जो हम्म। कैथल से हिसार और आगे हिसार से राजगढ़ को जाता है, राजस्थान को जोड़ता है, उस रोड का आधारशिला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रख करके गए थे। आपने हम्म। देखा उसके बाद कितने ही सड़कें बनी, चाहे केएमपी हम्म। का निर्माण सालों साल हम्म। पहले घोषणा कभी हुई थी, जब श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी साहब देश के प्रधानमंत्री थे केएमपी के, लेकिन अटल अटल जी के जाने के बाद और हरियाणा प्रदेश में दूसरी सरकारें आने के बाद उनकी गति धीमी पड़ गई थी। तो चाहे वो केएमपी का निर्माण हो, दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का निर्माण हो, अमृतसर हम्म। से जो जामनगर को एक सुपर एक्सप्रेस हाईवे, ग्रीन हाईवे भी उसको बोलते हैं, चाहे उसके निर्माण की बात हो जो डबवाड़ी से होकर के गुजरता है, हिसार हम्म। एयरपोर्ट के निर्माण की बात हो, हरियाणा हम्म। प्रदेश में एम्स के निर्माण की बात हो, हरियाणा हम्म। के हिसार के हवाई अड्डे की जैसे अगर चर्चा करते हैं, तो इसके कारण से कितने रोजगार का सृजन हरियाणा प्रदेश के अंदर होगा। आज लोग हम्म। वहां से अयोध्या जी की यात्रा कर रहे हैं, हिसार से चंडीगढ़ की यात्रा कर रहे हैं, कुछ दिनों में कुछ और स्थानों की यात्राएं शुरू हो जाएगी। कितना बड़ा एक एविएशन का हब हिसार हमारा बनने जा रहा है। हिसार से हंसी हंसी से अरो तक रेल लाइन बहुत लंबे समय से प्रतीक्षारत लोग थे उसके लिए, वो प्रतीक्षा समाप्त करने का काम आदरणीय हम्म। प्रधानमंत्री जी ने किया। आज 15 जिलों में या तो मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं, या अभी उनका काम प्रोसेस में चल रहा है, और बाकी जिलों में भी मेडिकल कॉलेज बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाएंगे। यानी कि ये कुछ काम ऐसे हैं जो मोटे मोटे काम मैंने आपको ध्यान करवाए हैं। गिनती हम्म। करें तो केंद्र सरकार के काम की, हरियाणा सरकार के काम की इतनी लंबी लिस्ट है। मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ, अभी 4 तारीख को
हुँ, हमारी कार्यशाला थी, हुँ, लोकसभा की। उस जी। कार्यशाला के अंदर शशि जी, मैं आपको बताता हूँ जब मेरा विषय आया 11 साल की उपलब्धियों पर बोलने का, मैं हुँ, खुद कम बोला और जो हुँ, हमारे कार्यकर्ता आए थे, पूरी हुँ, लोकसभा क्षेत्र से, मैंने उनसे जब सवाल किए कि युवाओं के लिए हमारी सरकार ने, केंद्र प्रदेश सरकार ने क्या किया? महिला के लिए क्या किया? किसान हुँ, के लिए क्या किया? अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लिए क्या किया? तो मेरे को जो समय दिया गया था, उस समय सीमा के अंदर मैं जितने कार्यकर्ता बोलने वाले थे, उनसे मैं एक-एक काम भी पूरा नहीं पूछ सका, इतनी लंबी सूची निकल कर के आती। हुँ। ठीक है, मैं आपके लोकसभा पे भी आ जाऊँगा। आपने भी ज़िक्र किया हिसार एयरपोर्ट। अब हिसार एयरपोर्ट को लेकर के इतनी खींचतान है और हर तरफ से जो विपक्षी पार्टियाँ हैं, जो आपके मित्र हैं दूसरी पार्टियों में, वो लगातार हमलावर हैं। सबसे ज़्यादा मुखर अगर कोई है, तो वो है जेपी, जो हिसार से मौजूदा एमपी भी हैं, जो जी, कांग्रेस की तरफ से। वो कहते हैं कि हिसार एयरपोर्ट जो है वो आई वॉश है और कितने दिनों से इस मुद्दे को चढ़ाया जा रहा है। पहले दुष्यंत उस पे कह रहे थे, अब उसमें इतना घोटाला सामने आ रहा है कि बाउंड्री वॉल को लेकर के जेपी कह रहे हैं कि जरा जांच करवा लीजिए कि बाउंड्री वॉल कैसे उसकी बनी, है ना। और जो लैंडिंग है, जिस तरह की फ्लाइट्स आ रही हैं, ये जबरदस्ती का चलाने वाला हिसाब किताब है। और जो प्रॉपर होना चाहिए एयरपोर्ट, वो नहीं है, वो एरोड्रम है। वो कहते हैं एयरपोर्ट नहीं है, एरोड्रम है। कि ये तो पहले भी जिंदल साहब की का चॉपर या हेलीकॉप्टर वहां उतरता ही था, इसमें नया क्या हो गया? सिर्फ थोड़ा बहुत साजो सज्जा करके आप एरोड्रम को एयरपोर्ट कहते हैं। देखिए हमारे जयप्रकाश जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, हरियाणा हम्म, की राजनीति में। लेकिन उनकी एक आदत है, वो किसी भी चीज़ को जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है, नरेंद्र मोदी जी ने की है, हरियाणा के हमारे मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी के हाथ से जो काम हुआ, उनको तो काम ही नहीं मानते ना वो लोग। वो हम्म, लोग केवल वो कहते हैं ना जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। हम्म, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। तो हम्म, जयप्रकाश जी को कांग्रेस के नेतृत्व को भारतीय जनता पार्टी की आलोचना पसंद आती है। भारतीय हम्म, जनता पार्टी की सरकार को नरेंद्र मोदी जी को मुख्यमंत्री को गालियाँ देना कांग्रेस के नेतृत्व को पसंद आता है इसलिए उनको दिखाई नहीं देता। मैं कहता हम्म, हूँ जयप्रकाश जी को आप हिसार से अयोध्या जी तो एक बार जाकर के आइए ना। अच्छी बात हम्म, है, भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे आप और हम गाँव में तो जयप्रकाश जी मैं आपको संबोधित करते हुए अगर कहूँ तो गाँव में जाते हैं तो आप भी राम-राम करके बुलाते हैं, हम भी राम-राम करके बुलाते हैं। आप उस एयरपोर्ट पे जाकर के अयोध्या जी के राम मंदिर में दर्शन करके आइए। अभी तो वहाँ रामलला विराजमान जैसे हुए थे, अभी पूरा राम दरबार वहाँ पर स्थापित हो रहा है, जाकर के दर्शन करिए। कभी चंडीगढ़ जाइए हिसार से बाई एयर और थोड़े दिन में और भी यात्राएँ वहाँ से शुरू हो जाएँगी। देखिए, एकदम से शशि रंजन जी आप भी इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, कुछ भी नहीं होता है। हम्म, धीरे-धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल खोए। अब जिस हम्म, प्रकार के एयरपोर्ट की शायद ये कल्पना कर रहे हैं, मैं हम्म, समझता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही वो इनकी कल्पना पूरी होगी। निश्चित रूप से इन्होंने जिस प्रकार का सपना देखा होगा, मुझे लगता है इसकी सरकार तो नज़दीक-नज़दीक जयप्रकाश जी की आनी नहीं है। हमारी ही हम्म, सरकार पूरी दुनिया के अंदर इनको हम्म। हवाई यात्रा करवाने का काम करेगी। ठीक है, मतलब ये जेपी जी भी सुन रहे होंगे, क्योंकि जेपी इसी कार्यक्रम में कह रहे थे कि शशि रंजन जी आप इतने वरिष्ठ हैं, बताइए एयरपोर्ट क्या होता है, डेफिनेशन एरोड्राम क्या होता है। हमने कहा कि मेरे डेफिनेशन से क्या मतलब बनता है, कोई बीजेपी के नेता उस इलाके से आएंगे तो मैं उनसे पूछ लूंगा। एक कबीर जयंती आप कर रहे हैं अगले सप्ताह और मुख्यमंत्री नायब सैनी सिरसा भी जा रहे हैं। जी, उम्मीद कुछ करें कि जब नायब सैनी जी वहां जाएंगे तो सिरसा पूरी कंस्टिट्युएंसी है ना, उसमें फतेहाबाद टोहाना सब आ हुँ, जाता है, कोई जी। विशेष सौगात मिलने वाला है, कुछ अलग से, कुछ हट करके? जब बराला साहब हैं वहां पर तो कुछ स्पेशल मिलेगा? देखिए शशि जी सिरसा के कार्यक्रम की मैं बात आपको बताऊँ तो सिरसा में हम्म, कबीर साहब की जयंती मनाने का कार्यक्रम है हम्म, और वहाँ पर
जिस भी प्रकार की मांगे वहाँ के हमारे आयोजक हैं, संयोजक है, आयोजकों की टीम है, हमारा जिला की इकाई है, वो जब वहाँ अपनी डिमांड मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे, तो हुँ, उसमें से मुख्यमंत्री जी क्या पूरा करके आएँगे, ये आपके सामने बहुत जल्दी आ जाएगा क्योंकि ये हुँ, कार्यक्रम पूरी तरह से फ़ोकस है, जो हुँ, पूर्व की हमारी सरकार थी माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व की, उसमें समाज के महान पुरुषों को याद करने का एक क्रम सरकारी स्तर पे शुरू हुआ था। सरकारी स्तर पे जयंतियाँ मनाने का क्रम शुरू हुआ था। हुँ, उसके तहत ही ये कबीर साहब की जयंती का कार्यक्रम है, बहुत विशाल कार्यक्रम होगा और उसमें जो भी डिमांड वहाँ से आएँगी, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी उनको पूरा करेंगे। आपको ध्यान होगा कुछ समय पहले मुख्यमंत्री जी सिरसा गए थे, वहाँ के मेडिकल हुँ, कॉलेज की आधारशिला भी रख कर के आए थे। सिरसा में और बहुत सारे बड़े काम इन 11 सालों के अंदर हुए हैं। जैसे हुँ, मैंने पहले भी बताया चाहे वो दिल्ली से जो हिसार होकर के 4 लेन डबवाड़ी तक जाता है या आप डबवाड़ी को क्रॉस करते हुए अमृतसर से जामनगर को जो रोड जाता है, अभी एक रोड और प्रस्तावित है डबवाड़ी से और पानीपत होकर के उत्तर प्रदेश के को हुँ। जोड़ने वाला। तो ऐसे बहुत सारे काम हो भी चुके हैं और जो पाइपलाइन में है। हाँ, निश्चित रूप से सिरसा की तरफ से जो भी डिमांड होगी, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी उसको पूरा करें। ठीक है, मैं इसलिए सिरसा पे आ गया कि 11 साल से बीजेपी की सरकार चंडीगढ़ में भी, दिल्ली में भी, सुभाष बराला साहब उसी इलाके से, दबदबा भी इतना, है ना? लेकिन जब आप विधानसभा, एक लोकसभा में एक आध बार आपको सफलता भी मिली, लेकिन जब विधानसभा चुनाव आते हैं, तो 2014 कर लीजिए, 19 कर लीजिए, 2024 की बात कर लीजिए, बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत खराब हो जाता है। 2024 में तो बीजेपी अपने बूते बिना किसी बैसाखी की चंडीगढ़ में सरकार बना ली, लेकिन सिरसा कंस्टिट्यूएंसी के जो 9 हलके हैं, वहां स्थिति बहुत खराब रही। आपके टोहाना में भी स्थिति, फतेहाबाद, मतलब आप पूरे सिरसा कंस्टिट्यूएंसी, लोकसभा की बात कर लीजिए, सिरसा और फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट, वहां स्थिति बहुत खराब हो जाती है, जबकि बीजेपी अपने बूते 2024 में सरकार बना लेती है। देखिए, ठीक कह रहे हैं आप। निश्चित रूप में जिस प्रकार के परिणाम हम्म, हम लोग सोच रहे थे यानी कि भारतीय जनता पार्टी सोच रही थी, इस लोकसभा में वो परिणाम हम लोगों को प्राप्त नहीं हुए। लेकिन आप देखेंगे कि अगर हम्म, सिरसा जिला को छोड़ देते हैं, फतेहाबाद जिला हम्म, की 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। नरवाना हम्म। आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, सरकार में मंत्री हैं। नहीं, नहीं, तो 5 में से विधान 4 विधान सीटें मैं विधान विधान मैं विधानसभा की बात कर रहा हूं मैं। मैं विधानसभा की ही मैं बात कर रहा हूँ ना। विधानसभा हाँ, में लोकसभा में से 4 सीटें हम जींद जिले की नरवाना और 3 फतेहाबाद की हम चारों की चारों सीटें जीत चुके हैं। हम हम्म, सिरसा जिला में हमारा जो वोट परसेंटेज है 14 हम्म, के बाद से लगातार आप उसको बढ़ता हुआ देख रहे हैं। निश्चित रूप में भविष्य में हम्म, वो हम्म, सीटों में भी परिवर्तित होगा, ये बात मैं दावे के साथ कहता हूँ। हमने जो उपचुनाव था इलाहाबाद का, वो बहुत थोड़े हम्म, मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी उस समय हारी थी। लेकिन मैं भविष्य की मैं बात अगर मैं करूँ, तो आप हम्म, देखेंगे आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर हम्म, इस क्षेत्र के अंदर मजबूती प्राप्त कर रही है हम्म, और भविष्य के अंदर जिस प्रकार की टीम जीत के लिए टीम चाहिए कार्यकर्ताओं की, वो हाँ, निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी की टीम पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर खड़ी हाँ, है। कई बार समीकरण इस प्रकार के बनते हैं, आप जीत जाते हैं, कई बार आप चुनाव लूज़ भी कर जाते हैं। जैसे हमने 2019 में लोकसभा क्षेत्र जीता ही था सिरसा, पहली बार हम्म, जीतने का काम किया था। तो भविष्य हाँ। में हम अच्छे परिणाम की उम्मीद सिरसा लोकसभा में हर विधानसभा से भी कर रहे हैं, लोकसभा से भी कर रहे जो ये आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं ना, हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा, अभी राहुल गांधी आए हुए थे हरियाणा संगठन बनाने के लिए, अपने नेताओं से बातचीत करने के लिए। तो कांग्रेस के कुछ नेताओं ने राहुल गांधी को तर्क दिया, बोला जी देखिए हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा, हम महज इतने परसेंट वोट से सिर्फ पीछे रह गए, वरना सरकार हमारी बन जाती। राहुल गांधी ने बीच में उन नेताओं को रोक दिया, कहा कि ये सब बात छोड़ दीजिए, ये बताइए 2014 के बाद आपकी कितनी बार सरकार बनी? तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया, हम इतने से रह गए, वो मायने उतना नहीं रखता। अल्टीमेटली तो आपको नंबर चाहिए, आदमी या तो जीत कर चंडीगढ़ जाए या दिल्ली जाए।
कुल मिला के कहानी तो यहीं खत्म हो जाती है। ये तो फिर आप दिल बहलाने के लिए कि हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया, हम ऐसे बढ़ गए, हम वैसे बढ़ गए, वो करते रहिए कहानी, चाहे जितनी करनी हो। देखिए शशि रंजन जी, आप अपने तरीके से अपनी बात कह रहे हैं, मैं आपकी बात को गलत नहीं कह सकता। लेकिन अगर गिलास में आधा पानी है, हम उसको हम्म। आधा खाली भी कह सकते हैं, उसको आधा भरा भी कह सकते हैं। हम हमेशा हम्म। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और भविष्य हम्म। भारतीय जनता पार्टी का था और भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। ठीक है, अपना अपना नजरिया। मैं तो चंडीगढ़ और दिल्ली में जो संख्या होती है, मैं उस हिसाब से बात कर रहा था। बहरहाल, आपने एक जिक्र किया कि ठीक है, सिरसा कमजोर रहा, लेकिन अब हमारी टीम अच्छी हो गई है और बड़ी मेहनती हो गई है। आपके उस टीम में टोहाना से ही आपके पोते हैं ना, शायद वो बबली जी, आप जी, दादा लगते हैं, तो दादा पोते की भी जोड़ी हो गई है ना। तो ये पूरा बीजेपी की एक टीम बन गई। ये दादा पोते की टीम, मतलब टोहाना के हिसाब से। और ये टीम, आपको लगता है ये टीम इतनी इफेक्टिव है कि अगले चुनाव में सिरसा के ऊपर जो लगा रहता है? मुझे याद है मनोहर लाल जी भी बड़ी मेहनत करते थे कि भाई सिरसा से कुछ फ्रूटफुल निकले। इलाहाबाद बाई इलेक्शन में आपको इंचार्ज बना के भी भेजा गया था, जो बाई इलेक्शन था उसमें। तो ये दादा पोते की टीम है ना, और बाकी जो टीम है वो तो है ही, ये कुछ कर पाएगी? टोहाना में देखिए ही कोई दादा पोता आपस में लड़े रहते हैं। दादा चाहते देखिए हैं पोता हार जाए, पोता चाहते हैं दादा हार जाए। देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हम्म। सुभाष बराला हम्म। किसी के हारने की कल्पना कर नहीं सकता। सब हम्म। लोगों का अपना-अपना एक नज़रिया होता है और भारतीय जनता पार्टी केवल टोहाना तक सीमित नहीं है। भारतीय जनता हम्म। पार्टी बहुत बड़ी है। आज पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत होकर के उभरी है। तो मेरा सौभाग्य है कि हम्म। भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के लिए मुझे हम्म। 96 से ही लगभग 31-32 साल हो गए इस पार्टी के हम्म। संगठन में एक कार्यकर्ता के नाते, जिम्मेवार कार्यकर्ता के नाते काम करते हुए बूथ स्तर हम्म। से लेकर के प्रदेश तक का काम करने का सौभाग्य भारतीय जनता हम्म। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद से मुझे मिला है। ये व्यक्तियों की कोई लड़ाई नहीं होती भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी और निश्चित रूप से सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूं, आपने टीम का जिक्र किया कि एक अच्छी टीम बन गई है। मुझे याद है जब सुनीता दुग्गल 19 में जीत करके आई और एमपी बनी बीजेपी के टिकट पर, तो सिरसा में ही जो आपके पुराने बीजेपी के लोग हैं, जैसे अभी गोकुल सेतिया के साथ चल रहा है जो कांग्रेस के टिकट पे जीत के आए, तो जब ये एमपी थी तो मैं ये देखता था कि दो धड़े में बीजेपी, एक इंपोर्टेड या पैरासूट लैंडिंग, और दूसरा वो कहते थे कि हम जी देखिए हमने जमीन में बीज लगाया, पानी दिया, इसे पेड़ बनाया, फल खाते समय कोई और आ जाता है। तो दो धड़े में बीजेपी को मैंने महसूस किया कि वहां एक नया और एक पुरानी टीम। टोहाना आ जाइए तो कहानी अलग, फतेहाबाद जाइए तो कहानी अलग। ये कारण अगर नहीं सलटे, तो ये कांग्रेस की जो हालत पूरे हरियाणा में है, वैसी ही हालत बीजेपी की सिरसा कंस्टिट्यूएंसी, लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी, जिसमें सिरसा जिला फतेहाबाद जिला दोनों आता है। ये कड़वी सच्चाई है, आप इसको इनकार कर दीजिए अलग बात है, लेकिन रिजल्ट तब तक नहीं आएंगे जब तक इस बीमारी को दूर ना कर दी जाए। ये शशि रंजन जी, निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने-पुराने कार्यकर्ता हमसे भी पता नहीं कितने समय जब जनसंघ का निर्माण हुआ था, उस हम्म। समय से इस राजनीतिक पौधा जिसका नाम पहले जनसंघ था, फिर जनता पार्टी, आज भारतीय जनता पार्टी, उसको सींचने में, सींच करके बड़ा करने में लगे हुए हैं। देखिए हम्म। पुराना जो कार्यकर्ता है, वो पार्टी की रीति-नीति के हिसाब से पूरी तरह से अपने आप को ढाल करके काम करता आया है। कोई हम्म। भी जीवंत संगठन नए कार्यकर्ता के बगैर आगे बढ़ नहीं सकता। नए कार्यकर्ता आएँगे, पहले भी आए हैं, आज भी आ रहे हैं, तो ये एक प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि देखने का नज़रिया होता है। जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो अपने तौर तरीके से चलते हैं, नए कार्यकर्ता भी जो आते हैं पार्टी के अंदर धीरे-धीरे वो पार्टी की रीति-नीति के अंदर
ढल जाते हैं। तो 2014 में जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े थे, 19 में जो लोग जुड़े थे, आज उनको कोई नया कार्यकर्ता थोड़ी कहता है। वो सब पुरानी रीति-नीति के अंदर ढल चुके हैं। बहुत स्वाभाविक सी बात है, आपकी बात मैं गलत नहीं ठहरा सकता। बहुत हुँ, ठीक आपने बात कही है, लेकिन जो कार्यकर्ता आज नया दिखता है, थोड़े दिन के बाद वही पुराना हो जाता है, वो भारतीय जनता हुँ। पार्टी की रीति-नीति में ढल जाता है, तो फिर कहीं भी किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, कहीं कोई जुड़ाव किसी से नहीं होता है, तो स्वाभाविक रूप से सब नए पुराने कार्यकर्ता मिल करके और कार्यकर्ता के नाते काम करते आपको मैंने दिखाई दे रहे हैं। मैंने मैंने समय भी तो बराला साहब मैंने सवाल इसलिए भी किया कि जब लोकसभा चुनाव हुए, तो कार्यकर्ता बेचारा दरी बिछाता रह गया, पोस्टर लगाता रह गया। चुनाव लड़वाना हो तो आपने पैराशूट लैंडिंग करवा दी सिरसा में भी, पैराशूट लैंडिंग करवा दी हिसार में भी। और दोनों जगह क्या रिजल्ट आए वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, उस पूरे हरियाणा, पूरी देश दुनिया को सबको पता है। तो ये जो पैराशूट लैंडिंग वाला जो कल्चर आ गया नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने के फेरे में, और देखिए, और मजा तो तब है कि पैराशूट लैंडिंग हुई, चुनाव लड़े और उसके बाद दोनों जो है सो आपकी डाल से दोनों चिड़िया उड़ गए। देखिए, शशि रंजन जी, ये आपका सवाल अपनी जगह ठीक है, मैं इसको गलत नहीं कहता, आपने ठीक बात कही है, लेकिन जब निर्णय होता है, तो हम्म, कोई भी पार्टी अपनी रणनीति को सामने रख कर के इस हम्म, प्रकार के निर्णय लेती है। समय के हिसाब से हमारे हाईकमान का फैसला उचित था, वो अलग बात है। बाद में परिणाम उसके ठीक नहीं आए, इसमें कहीं किसी एक व्यक्ति का इसमें कोई दोष नहीं होता, इसमें कोई हाईकमान का दोष इसमें नहीं होता। हाँ, ये है कि परिस्थितियों के हिसाब से फैसले लेने पड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो भी फैसला चाहे वो प्रदेश हाईकमान लेता है या केंद्रीय हमारा नेतृत्व लेता है, उसके साथ खड़ा होता है और खड़ा रह करके उस फैसले को ठीक सिद्ध करने का पूरा प्रयास करता है। वो अलग बात है, कई बार परिस्थितियाँ इस प्रकार की बनती हैं, जैसे आपने कहा कि हम दोनों सीटें ये जीत नहीं पाए और चुनाव के बाद वो दोनों प्रत्याशी भी चले गए थे। होता है कई बार राजनीति में, लेकिन करते सब लोग, हमारा नेता सब लोग अच्छे के लिए ही करते हैं इस प्रकार। ठीक है। अब जरा सिरसा, फतेहाबाद, हिसार से बाहर निकल के चंडीगढ़, दिल्ली चलते हैं। एक बड़ी चर्चा आजकल है कि आपके प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे, है ना, कई नामों की चर्चा हो जाती है। आप तुमको तो पुराना अनुभव है, संगठन में भी रहे हैं, और जो आपके तार हैं कनेक्शंस वाले वो सब ठीक ठाक जगह, प्रभावशाली जगह, सब आपके ट्रांसफार्मर में वहां से करंट आता भी रहता है। तो हमने कहा कि बराला साहब से ही पूछ लें, कुछ नया करंट आया हो, कोई जानकारी दे पाए कि इस मसले में क्या हो रहा है। रह रह कर अलग अलग नाम निकलते रहते हैं, जातीय समीकरणों के आधार पर, इस परमुटेशन कॉम्बिनेशन के आधार पे। तो कुछ है आपके ट्रांसफार्मर में, कुछ नए तार से, जो आपके तार है ना जुड़े हुए कई जगह पे, तो कुछ नई आई है, उस पर रोशनी डाल पाने की स्थिति में है? जी, देखिए शशि रंजन जी, आपने थोड़ा-सा जो कहा है उसमें थोड़ा-सा कहने का भाव अलग हो जाता है। आपने कहा है कि बदलाव होगा। बदलाव ऐसा एक तो स्वाभाविक बदलाव होता अरे है, कोई मतलब सेम आदमी स्वाभाविक को भी रिपीट कर दें तो भी अच्छा, बदलाव को मैं वापस कर करके कि मतलब अगला, है ना, जो नेक्स्ट कौन संगठन होगा, का नेक्स्ट चुनाव, भी होता है ना। देखिए हर 3 साल बाद शशि रंजन जी, आप भी जानते हैं और हम्म, हरियाणा का सब पॉलिटिकल जो कार्यकर्ता है किसी भी पार्टी का जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की एक व्यवस्था है, लगभग 3 साल के बाद चुनाव होता है संगठन का। तो उसी हम्म, प्रक्रिया में ये हम्म, व्यवस्थाएँ हमारी बनती हैं। 3 साल के बाद या तो नए अध्यक्ष की ज़िम्मेवारी किसी हम्म, बेशक वो पुराने को ही देने की कई बार बात आ जाती है, रिपीट भी हो जाते हैं, कई बार नया भी बन जाता है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी की और प्रदेश में जो फीडबैक आता है कार्यकर्ताओं के आधार पे और फिर केंद्रीय नेतृत्व उसके ऊपर हमारा फैसला लेता है और इसी प्रकार का फैसला अब समय है निकट भविष्य में जो भी हम्म, फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा, प्रदेश में हम्म, चर्चा करके वो आपके हम्म। सामने आ जाएगा। ठीक है, एक मेरा इसी से जुड़ा एक सवाल है, हालांकि सवाल थोड़ा सा पता नहीं आप उसका जवाब देना चाहें कि ना देना चाहें। फीडबैक क्या है? पुराने वाले को रिपीट करने की संभावना ज्यादा है, या मोहल्ले से कोई नया उस कुर्सी पे बैठ सकता है? देखिए शशि जी,
ये फीडबैक ये केंद्रीय नेतृत्व के पास है। अब केंद्रीय हाँ, नेतृत्व का फीडबैक तो केंद्रीय नेतृत्व ही उसका जवाब दे सकता है। सुभाष बराला के पास तो उस बात का कोई जवाब है नहीं। हाँ। अच्छा, मैं ठीक ठीक है, ये मुझे पता था कि आप इस पे ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। ये आपके केंद्र में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है, उस पे भी मसला अटका हुआ है। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जब मैं कांग्रेस के मेहमानों से बात करता हूँ कि आपका तो संगठन नहीं बना, 11 साल हो गए, बोले आप हमसे तो सवाल कर लेते हैं, जरा उनसे भी पूछिए ना कि उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष आज तक नहीं बन पाया। दिल्ली और नागपुर के बीच में पूरा मसला फुटबॉल हो गया है, तो आप उनसे भी तो पूछ लीजिए, जो आप हमसे पूछते रहते हैं बार बार, उनसे भी पूछिए कि उनका क्यों नहीं बन पाया। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी के लोग तो अपनी झेप मिटाने के लिए इस प्रकार की बातें कहते हैं। भारतीय हम्म। जनता पार्टी के संगठन में अगर कहीं कोई समय लग रहा है, तो हम्म। केवल और केवल एक जो पूरा प्रोसेस होता है, जो पूरा हम्म। होकर के आना होता है, पहले बूथ अध्यक्ष का चुनाव होता है, फिर मंडल अध्यक्ष का चुनाव होता है, फिर प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव होता है, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। नीचे हम्म। के चुनाव प्रदेश अध्यक्षों के से नीचे के चुनाव पूरे देश के अंदर संपन्न हो चुके हैं और जो देरी हम्म। का कारण है वो आप भी समझते हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग तो इस प्रकार के सवाल खड़े करते हैं, उनको भी पता है। पहले लोकसभा हम्म। का चुनाव आ गया था, फिर कितने ही राज्यों की विधानसभा के चुनाव आए। केवल हम्म। इसके कारण से कुछ चुनाव होने में, उसकी हम्म। प्रक्रिया पूरी होने में थोड़ा समय हम्म। लगा था। कांग्रेस पार्टी के लोगों को कोई गलतफहमी पालने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी है, आप भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते। आप अपना संगठन देश में भी नहीं बना पा रहे, हरियाणा में भी नहीं बना पा रहे और आप किस प्रकार से जब बैठकें करते हैं, किस प्रकार से जूतम पेजार आप लोगों की होती है, ये पूरी दुनिया के सामने ज़ाहिर है। इसके ऊपर ज़्यादा अगर कांग्रेस पार्टी के लोग सवाल ना खड़ा करें, तो अच्छी बात रहेगी। भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही जल्दी नया राष्ट्रीय अध्यक्ष आप लोगों को देखने को मिलेगा। वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने फैसला करना होता है और प्रोसेस मुझे लगता है हम्म। लगभग उसका पूरा हो चुका है। केवल कई बार परिस्थितियाँ उन परिस्थितियों की चर्चा मैंने चुनाव की है, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ और भी होती हैं जिनकी चर्चा करना उचित नहीं होता। लेकिन कहीं को हम्म। कांग्रेस की तरह कहीं कोई हम्म। इफेक्ट बट नहीं है फैसला करने में, कभी भी नहीं होती। यहाँ तो एकदम से अच्छा, फैसला होता है, सबको सर्वमान्य होता है। ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जब चुन लिए जाएंगे, तो हरियाणा में भी लड्डू तो बटेंगे ही, है ना? तो लेकिन वैसे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाए तो हर प्रदेश में लड्डू बटेगा। तो हरियाणा में कुछ उम्मीद है क्या, कुछ बड़े साइज के लड्डू? समझ रहे हैं आप मैं जो मैं कहना समझ चाह रहा रहा हूँ? हूँ, आपका इशारा मैं समझ हाँ, रहा हूँ। लेकिन देखिए मतलब ये बड़े भारतीय साइज जनता का पार्टी लड्डू, का लड्डू के देखिए साथ जैसे होता है ना कि घर में अगर कुछ हो तो एक्स्ट्रा खुशी होती है, तो लड्डू के साथ साथ जलेबी भी बांट देते हैं। या सिर्फ लड्डू ही बटेगा, या है कि कुछ जलेबी और कुछ गुलाब देखिए जामुन भी साथ में? शशि रंजन जी, आपका करनाल करनाल मैं करनाल से आपका लेके सवाल चंडीगढ़ टोहाना तक। मैं आपका सवाल मैं समझ गया। मैं एक बात बताता हूँ, राष्ट्रीय जी। अध्यक्ष कोई भी बने, किसी भी प्रदेश से बने, भारतीय हाँ, जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता लड्डू बाँटेगा, लड्डू वो तो मैंने कहा खाएगा, ही। अरे वो मैंने खिलाएगा, कहा है, जैसे ये जैसे निश्चित है। मोहल्ले कोई में नहीं जैसे पढ़ेगा। अपने प्रदेश शशि के रंजन जी, मैं एक कोई बात स्पष्ट यूपीएससी करता हूँ, टॉपर, कोई भी बने यूपीएससी टॉपर, मैं सुनिए समझ ना। गया, वो हरियाणा से बने, हरियाणा से बाहर से बने, लड्डू तो हाँ, बटेंगे ही बटेंगे और बड़े साइज़ के बटेंगे, चिंता मत करिए आप। मैं सिर्फ समझना चाह रहा था कि मतलब लड्डू के साथ जलेबी और गुलाब जामुन कुछ एक्स्ट्रा डोज, या मतलब ऐसी चर्चा देखिए रहती है, आप तो हमने कहा कि थोड़ा कुछ इंतज़ार लोग। करिए, शशि जी अच्छा, इंतज़ार करिए। हो सकता है कि लड्डू के साथ गुलाब जामुन और जलेबी मतलब इंतज़ार सब हो। करिए, चिंता मत खैर, करिए, जो अब ये, हुआ है वो भी अच्छा ही हुआ है और होगा वो हाँ, भी अच्छा ही होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आखिरी सवाल, मेरे पास 40 सेकंड बचे हैं। मैं एक एक नाम लूंगा और आपको एक एक लाइन में सिर्फ डिफाइन करना है, कौन बनेगा करोड़पति, देखते हैं ना, वैसा वैसा वाला है, एकदम स्पॉन्टेनियस, है ना? नायब सिंह सैनी। जी, सिर्फ एक लाइन क्या में आपको अपने भावना व्यक्त करनी है, मैं नाम एक बोलूंगा, आपको एक लाइन में भावना नायब व्यक्त सिंह करनी है। सैनी जी देखिए मुख्यमंत्री के नाते कितना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। जो हाँ, लाइन एक माननीय मनोहर लाल जी दे कर के गए थे लगभग साढ़े 9 साल में, उस लाइन के एक आधार पे लाइन, आगे एक जनता की लाइन, सेवा करने एक में लगे लाइन में हुए हैं। डिफाइन करना है।
हाँ, एक जी, लाइन में डिफाइन करना है, जैसे नायब सिंह सैनी, हंसमुख, है ना, या जो उस तरीके से आप बोलना चाहें। जी। मनोहर लाल खट्टर। देखिए, मनोहर लाल जी एक संगठन करता है और उन्होंने हरियाणा प्रदेश की राजनीतिक और सरकार चलाने के काम-काज की जो संस्कृति होती थी, उसको बदलने का काम किया, पूर्ण रूपेण काम किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा। देखिए, हुड्डा साहब के नेतृत्व में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का बंटाधार हुआ है, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अभय चौटाला। अभय सिंह चौटाला और पूरा परिवार लड़ कर के इतना राजनीतिक रूप में कमज़ोर हो चुका है कि इनके भविष्य के बारे में तो सोचना ही मुश्किल है। दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला के बारे में भी यही कह सकते हैं कि एक अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति का जो हर्ष होता है, वही हर्ष दुष्यंत चौटाला का हुआ है। टोहाना में बराला साहब के पोते देवेंद्र बबली। देखिए सबके अपने-अपने काम करने के तौर तरीके होते हैं। देवेंद्र बबली अपने तौर तरीके से काम कर रहे हैं, सुभाष बराला अपने तौर तरीके से काम कर रहे चलिए, बहुत 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 शुक्रिया, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बराला साहब, बहुत बहुत हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, और समझने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये बराला साहब हैं, मैंने जानबूझ करके देवेंद्र बबली लास्ट में रखा था, मकसद तो मेरा उनके बारे में इनका ओपिनियन लेना ही था। लेकिन बराला साहब तो बराला साहब है ना, वो समझते हैं कि किस गेंद पे बैटिंग करनी है, किस गेंद को साइड में लुढ़का देना है, कौन से गेंद बॉल जब बॉलिंग हो तो उसको बाउंड्री पार भेजना है। बहरहाल, सिरसा से लेके चंडीगढ़ से लेके दिल्ली तक हम बराला साहब से चीजें समझने की कोशिश कर रहे थे, और बराला साहब से ये भी समझना चाह रहे थे कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा होगी तो हरियाणा वाले सिर्फ लड्डू ही खाएंगे या लड्डू के साथ गुलाब जामुन और जिलेबी भी। बहरहाल, अब तो वो जब आएगा वक्त और जब अनाउंसमेंट होगा तब पता चल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जनता टीवी, और इस वक्त आप देख रहे थे शशि रंजन के तीखे सवाल। अगले एपिसोड में होंगे एक और मेहमान और उनसे भी हम पूछेंगे वही तीखे सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।